क्या आप लोगों को पता है कि नेहरू ने खुद इंडिया की परमानेंट सीट यूएन में ठुकरा दी थी और वो भी उसने चीन को दे दी थी, क्योंकि चीन अब हमारे पेट्रोलियम पॉइंट्स 5, 6, 17, 24, 51, 52 इन सब के अंदर घुसा बैठा है। यानी कि चीन जो पहले हमारी सरहद तक ही था वो अब हमारे घर के अंदर घुसा हुआ है। अब पाकिस्तान की बात आती है तो एलओसी का सबको पता है कि वो कौन सा एरिया है और कितना एरिया है, लेकिन जब चीन की बात आती है तो एलएसी पर सबको इतनी कंफ्यूजन क्यों होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकर्षक और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। क्या वाकई में नेहरू ने यूएन की सीट चीन को दी थी, या फिर लोग जो कहते हैं ना कि चीन ने 1 इंच भी नहीं लिया, क्या ये सारी बातें सच हैं? इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा जिससे कि आपको भारत और चीन के बीच के जो रिश्ते की कड़ी है वो समझ आने लगेगी और जो बातें इतिहास में दबा दी गई थी वो वापस से बाहर आ जाएंगी। उस वक्त चीन का किंग साम्राज्य भी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था। साल 1720 की बात है, चीन ने तिब्बत में इंटरफेयर किया। हालांकि चीन ने तिब्बत पर सीधा हमला नहीं किया, लेकिन उसने चुपचाप अपनी फौज को तिब्बत के अंदर भेज दिया। चीन ने तिब्बत के राजा डाजुंगार को हटा दिया और उसकी जगह पर 7वें दलाई लामा केलजांग को सत्ता में बैठा दिया था। यानी कि अब जो तिब्बत दिखावे में आजाद था वो बल्कि चीन के अंडर आ चुका था। उसकी रक्षा और उसके सारे फैसले बीजिंग से तय होने लगे थे। 1819 में सिख साम्राज्य ने जम्मू और कश्मीर पर हमला किया और उसे अपने अधीन कर लिया। जो गुलाब सिंह थे वो वहां के राजा थे, लेकिन अब वो सिखों के अंडर आ चुके थे। उसके बाद सिख और डोगरा सेनाओं ने लद्दाख पर भी हमला कर दिया। तिब्बत अब 2 हिस्सों में बंट चुका था। पश्चिमी हिस्सा बना लद्दाख, जो अब सिख डोगरा साम्राज्य के कंट्रोल में था, और बाकी का जो तिब्बत है वो चीन के इनडायरेक्ट कंट्रोल में था। सिख डोगरा शासन ने लद्दाख का विस्तार शुरू कर दिया ताकि वो इस इलाके के मुख्य व्यापार मार्गों पर कब्जा कर सके। और क्योंकि तिब्बत पहले से ही चीन की छाया में था, तो इस पूरे टकराव में चीन भी एक इनडायरेक्ट खिलाड़ी बन गया था। कई सालों तक ये लड़ाई चली और दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। इसके बाद आखिरकार ये जो जंग है 17 सितंबर 1842 को तिब्बत और डोगरा सिख साम्राज्य के बीच में एक संधि होने के बाद रुक गई। लेकिन इस बार सिर्फ तिब्बत और डोगरा के बीच की बात नहीं थी। इस संधि में चीन भी एक आधिकारिक पार्टी के तौर पर शामिल था। तो इसी वजह से ये सबसे बड़ी बात मानी जाती है कि चीन ने यहाँ पर खुद दस्तखत किए। यानी कि वो आधिकारिक रूप से ये मानता है कि जो अक्साई चीन वाला एरिया है वो लद्दाख का है, ना तिब्बत का और ना ही चीन का। इसी वजह से जब भारत और चीन के बीच में बॉर्डर पर विवाद होते हैं ना, तो चुशूल की संधि को याद किया जाता है, क्योंकि इस संधि में चाइना ने खुद दस्तखत किए थे, जिसमें माना गया था कि जो अक्साई चीन वाला एरिया है वो लद्दाख का हिस्सा है। इस संधि की वजह से भारत का अक्साई चीन पर दावा और भी मजबूत हो जाता है, क्योंकि चुशूल की संधि ये कहती है कि लद्दाख जो है उस समय डोगरा शासकों के अधीन था, जो कि अब भारत के अंडर आता है, और चीन ने इसमें खुद साइन किया था। अब आता है साल 1845। उस वक्त भारत पर अंग्रेजों का राज था और दुनिया में एक बड़ा राजनीतिक संघर्ष चल रहा था, द ग्रेट गेम, यानी कि ब्रिटेन और रूस के बीच एक कोल्ड वॉर। अंग्रेजों को यह डर था कि रूस अपनी विस्तारवादी नीति के तहत तिब्बत और डोगरा राज्य तक पहुंच जाएगा, जो कि ब्रिटिश शासन के लिए एक सिरदर्द बन सकता है। इसी वजह से अंग्रेजों ने यह तय किया कि उत्तरी सीमा यानी कि लद्दाख वाले जो हिस्से हैं उसे मजबूत करना और जरूरी है, वरना रूस वहां तक पहुंच गया तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। 11 दिसंबर 1845 को अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य पर हमला कर दिया, जो उस समय लद्दाख पर शासन कर रहे थे, और फिर उन्होंने एक ऐसा समझौता करने पर मजबूर किया जिसमें हर शर्त अंग्रेजों के पक्ष में थी। अब अंग्रेजों का कंट्रोल जो है वो पूरे लद्दाख क्षेत्र पर हो गया था। उस समय गुलाब सिंह जो थे उन्होंने 75 लाख रुपए अंग्रेजों को दिए और कश्मीर वाला इलाका खरीद लिया और वहां के राजा बन गए। अब अंग्रेजों ने उन्हें ये इलाका बहुत ही आसानी से दे दिया, क्योंकि उनका जो ध्यान था वो लद्दाख की तरफ था और उनका सिर्फ एक ही मकसद था, रूसी सेना को अक्साई चीन के रास्ते भारत में घुसने न दिया जाए। अब जब लगभग 10 साल हो गए होंगे तो अंग्रेजों को यह समझ में आया कि अक्साई चीन के यहाँ पर ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जहां से रूसी सेना भारत में घुस सकती है। तब उन्हें समझ में आया कि हमें इस एरिया का सर्वे करके इसे सुरक्षित बनाना होगा। तब उन्होंने ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया को तिब्बत और लद्दाख की सीमा बनाने का जिम्मा सौंप दिया। ये काम जो है W.H. जॉनसन को सौंपा गया था, वो एक ब्रिटिश सर्वे ऑफिसर थे। उन्होंने इस एरिया का बहुत टाइम तक सर्वे किया, फिर एक सीमा बनाई। अब उस सीमा को हम लोग जॉनसन लाइन के नाम से जानते हैं।
और यही जॉनसन लाइन आज भी भारत की आधिकारिक सीमा मानी जाती है। आज के समय में भी ये जो जॉनसन लाइन है, यही भारत की आधिकारिक सीमा है। अब अंग्रेजों ने जब ये बॉर्डर्स बनाए तो उन्होंने किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है वो सारे भारत के अंदर ही रखे। अब जब उन्होंने चीन और तिब्बत को एक लेटर भेजा जिसमें कि ये नक्शा भी शामिल था, तब चीन का ये जवाब था कि ये नए नक्शे बनाने की क्या जरूरत थे, वो पहले से ही जो नक्शे थे वो भी सही थे। यानी कि उस समय भी ये जॉनसन लाइन का विरोध नहीं हुआ। तो फिर आज के भारत की जो नक्शे वाली नींव है वो 1855 में ही रख दी गई थी। तो अब ये जानते हैं कि भारत और चीन का बॉर्डर कैसे बना। अब वेस्टर्न सेक्टर यानी कि अक्साई चीन वाला इलाका जो है ब्रिटिशर्स ने जॉनसन लाइन बनाकर क्लियर कर दी थी। लेकिन पूर्वी हिस्से में खास करके सिक्किम के आसपास अभी भी कई ऐसी जगह थी जहां से रूसी सेना भारत में आराम से घुस सकती थी। वहां का बॉर्डर जो है वो क्लियरली बना नहीं था, और अगर बना भी था तो बहुत लूजली डिफाइंड था। इसी को ध्यान में रखते हुए 17 मार्च 1890 को ब्रिटिश सरकार ने चीन को बुलाया और एक कन्वेंशन साइन किया। इसमें गीपामोची पहाड़ों से लेकर नेपाल तक की जो सीमा है दोनों ने मिलकर तय किया, और चीन ने इस पर सहमति भी दी थी। अब भारत और चीन का जो बॉर्डर है उसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। पहला वेस्टर्न सेक्टर जिसमें अक्साई चीन आता है, दूसरा मिडल सेक्टर जहां पहाड़ों की वजह से नेचुरल बॉर्डर था, और तीसरा ईस्टर्न सेक्टर जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वेस्टर्न सेक्टर जो है वहां पर जॉनसन लाइन थी, उसको चीन ने बिल्कुल भी नहीं माना, क्योंकि उस लाइन के हिसाब से जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे वो भारत के हिस्से में ही थे। मिडल सेक्टर की बात करें तो ज्यादातर पर्वतों की वजह से वो जो बॉर्डर है वहां पर क्लियर थी, तो वहां कोई भी दिक्कत नहीं है। और तीसरा जो है ईस्टर्न सेक्टर, ब्रिटिशर्स ने सिक्किम की सीमा चीन के साथ तय कर दी। लेकिन एक कहानी अरुणाचल प्रदेश की है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब ये बात जो है वो इतनी भी सिंपल नहीं है, क्योंकि हम अब ये समझ गए हैं कि अक्साई चीन को लेकर जो जॉनसन लाइन है वो चीन को बिल्कुल भी नहीं पसंद आई थी, क्योंकि जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में आ गए थे। अब देखा जाए तो उस समय चीन जो है वो बहुत कमजोर था, लेकिन वो हमेशा यही इशारा करता था कि वो रूस के साथ हाथ मिला लेगा, और यही बात ब्रिटिशर्स को बहुत परेशान करती थी। उन्होंने एक रणनीति बनाई। 1899 की बात है ये कि उन्होंने ना एक नई लाइन का प्रस्ताव रखा। अब इस लाइन के तहत उन्होंने जरूरी जगह अपने पास रख ली, और बाकी का जो अक्साई चीन था वो चीन को वापस दे दिया। तो इसी तरह अक्साई चीन पर अब हमारे पास 2 लाइनें थी। पहली जॉनसन लाइन जिसमें पूरा अक्साई चीन भारत का हिस्सा था, और दूसरी मैकटर्नी मैकडोनल्ड लाइन जिसमें अक्साई चीन का बड़ा हिस्सा चीन को दे दिया गया था। आज जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो लगभग इसी मैकटर्नी मैकडोनल्ड लाइन के आसपास ही है। तो अब ना हम आ जाते हैं 1914 में। ब्रिटिश सरकार जो है उन्होंने तिब्बत और चीन को शिमला बुलाया, वहां पर ना एक मीटिंग रखी। अब उस मीटिंग को हम शिमला कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। अब इस कन्वेंशन का जो मकसद है वो साफ था, ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच एक बफर जोन बनाना, क्योंकि उस वक्त तिब्बत पर चीन का इनडायरेक्ट कंट्रोल था। इसलिए ब्रिटिशर्स ने एक प्लान किया कि वो तिब्बत को 2 हिस्सों में बांट देंगे। पहला इनर तिब्बत जो कि चीन की तरफ है, और दूसरा आउटर तिब्बत जो कि भारत की तरफ है। अब ब्रिटिशर्स ने इनर तिब्बत को चीन को दे दिया और आउटर तिब्बत को दलाई लामा के अंडर रख दिया, ताकि वो एक बफर जोन बन जाए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को तिब्बत से कोई भी बड़ा खतरा नहीं था। तो इस प्लान के साथ उन्होंने एक और काम किया, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच एक बॉर्डर तय कर दिया जिसे कहा गया मैकमोहन लाइन। अब इस लाइन के जरिए ब्रिटिशर्स ने अपना काम बना लिया। पहला उन्होंने सीमा सुरक्षा बना ली, और दूसरा सीधे चीन से कोई भी बॉर्डर नहीं रहा, बल्कि तिब्बत जो है उनके बीच में एक सुरक्षा परत बन गई। अब इसे ना थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। तिब्बत जो है उसके 2 हिस्से किए गए, पहला चीन को दे दिया गया और दूसरा बन गया बफर जोन। अब जो बफर जोन था आउटर तिब्बत, वहां पर दलाई लामा को रखा गया और अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी तय कर दी गई। यानी कि अब ब्रिटिश इंडिया जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित। चीन ने इस समझौते को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। 24 और 25 मार्च 1914 शिमला कन्वेंशन साइन किया गया ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में। अब चीन जो है उसने साइन नहीं किया। चीन कहने लगा कि तिब्बत तो हमारा इलाका है ना, हमें आधा नहीं, हमें पूरा तिब्बत चाहिए। तो ब्रिटिश इंडिया ने यह कहा कि तिब्बत जो है वो एक अलग इकाई है, वो अपनी सीमा खुद तय कर सकते हैं, और उन्होंने यहाँ पर साइन किया है, तो ये एग्रीमेंट वैलिड है, चाहे चीन इसे साइन करे या ना करे।
यानी कि इसके बाद अब कोई भी अगर आधिकारिक दस्तावेज या फिर नक्शा बनाया जाता था तो अक्साई चीन जो है वो भारत का ही हिस्सा दिखाया जाता था। यहाँ तक कि चीन जो है अपने ऑफिशियल मैप्स में भी अक्साई चीन को चीन का हिस्सा नहीं दिखाता था। समय आगे बढ़ता गया और साल 1947 आया जब भारत को आज़ादी मिली। प्रधानमंत्री नेहरू ने ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई सीमा जो थी वो उसको उसी रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन 2 साल बाद 1949 में चीन में एक सिविल वॉर शुरू हो गई। दो गुट आपस में लड़ रहे थे और आखिरकार माओ जेडंग जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के थे उन्होंने जीत हासिल कर ली। अब इसके बाद पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की गई थी। अब हारने वाली जो पार्टी थी नेशनलिस्ट पार्टी वो भाग गई ताइवान, लेकिन आज भी ताइवान में मौजूद है। अब माओ जो है सत्ता में आने के बाद उन्होंने ये कह दिया कि अब पुरानी जो बातें हैं उनके कोई भी मायने नहीं रखे जाएंगे, यानी कि अब जो पुराने समझौते थे वो सारे रद्द किए जाते हैं। जब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बनी तो माओ ने साफ कह दिया कि जो भी समझौते पहले की सरकार ने किए थे वो सारे अब रद्द माने जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही बड़ा दावा कर दिया कि तिब्बत जो है वो चीन का ही हिस्सा है। और इसके एक ही साल बाद 1950 में माओ ने आउटर तिब्बत पर हमला बोल दिया, यानी कि वो इलाका जो ब्रिटिश सरकार ने भारत और चीन के बीच एक बफर जोन के रूप में तैयार किया था उस पर हमला कर दिया। तिब्बत जो है चीन से हार गया और दलाई लामा को अपना देश छोड़ना पड़ा और वो भारत भाग गए थे। अब तिब्बत पर ये सब जो हमला हो रहा था ना, भारत ने उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं की थी और ना ही विरोध जताया था, बल्कि उस समय भारत ने पीआरसी को चावल भेजे थे। अब इसके कुछ ही साल बाद एक और नया मुद्दा उठा कि यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप जो है अमेरिका भारत को देना चाह रहा था। अब अमेरिका ने कहा कि भारत अगर चाहे तो उसे ये सीट मिल सकती है, लेकिन भारत ने इसे लेने से साफ इनकार कर दिया। खुद जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये जो सीट है ये नई सरकार को मिलनी चाहिए, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को ये सीट दे दी। यानी कि खुद नेहरू ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को थाली में परोस के यूएन की सीट दे दी। अब नेहरू जो है उनको चीन से दोस्ती का बहुत शौक था। हिंदी चीनी भाई भाई जैसे जो नारे थे उनको बहुत ही ज्यादा विश्वास था उस पर। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद माओ ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया था। अब नेहरू को कभी ये लगा ही नहीं था कि चीन जो है भारत पर हमला भी करेगा। अब चीन धीरे धीरे इसी में खेल खेल रहा था। चीन जो है मीठी मीठी बातें करता था हमेशा, लेकिन दूसरी तरफ वो बयान दे रहा था कि तिब्बत जो है हमारी हथेली है और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश उसकी उंगलियां। लेकिन इतने खुली धमकी के बाद भी भारत को चीन की मंशा का समझ ही नहीं आया और कुछ ही समय बाद चीन ने चोरी छिपे अक्साई चीन में एक हाईवे बनाना शुरू कर दिया। इसकी किसी को न तो कोई खबर थी और न ही उस वक्त इस पर किसी ने कुछ बात की थी। अब भारत को शुरुआत में तो इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, लेकिन जब ये बात भारत को पता चली वो हालातों के चलते चुप बैठे। अब इसके कुछ समय बाद भारत के फॉरेन सेक्रेटरी शुभिमल दत्त ने नेहरू जी को एक चिट्ठी लिखी कि चीन जो है अक्साई चीन से एक रोड बना रहा है जो कि भारत की जमीन से 180 किलोमीटर तक होकर जाती है। अब चीन इसे ऊपर से बोलता रहा कि ये गलतफहमी में बन गई, ये वो फलाना ढिमका, लेकिन बात कुछ और थी, सच्चाई कुछ और थी। चीन जो है भारत के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा था। वो ये रोड इसलिए उसने ये बनाया कि भारत में सेना और राशन जो है वो जल्दी पहुंच सके। अब शुरुआत में तो भारत ने इसे नजरअंदाज किया था, लेकिन जब बात हद से गुजर गई तो भारत ने पहला ठोस कदम उठाया और उसने एक सरकारी मैप जारी कर दिया जिसमें पूरा का पूरा अक्साई चीन भारत का हिस्सा दिखाया गया था। कई इलाकों में भारतीय सेना तैनात की गई। अब पहली बार ना चीन ने भी विरोध जताया। चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने एक लिस्ट भेजी 16 लैंड पॉइंट्स जिन पर चीन का दावा था। आज जो एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनी हुई है वो ज्यादातर इन्हीं 16 पॉइंट्स के आसपास है। अब यहाँ से हालत और तेजी से बिगड़ने लगे थे। भारत और चीन के बीच कई सारे लेटर्स एक्सचेंज हुए, डिप्लोमेटिक नोट्स भी प्रदान किए गए थे, लेकिन चीन इन सब बातों के साथ साथ जमीन पर भी आगे बढ़ रहा था। अब चीन जो है भारत पर दो दिशाओं से हमला कर रहा था, एक तो अरुणाचल प्रदेश और दूसरा अक्साई चीन। अब चीन जो है भारत में काफी अंदर तक घुस आया था, चाहे वो अक्साई चीन हो या फिर अरुणाचल प्रदेश। अब चीन का जो है ये प्लान था कि हम अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करेंगे और फिर उसे भारत को लौटाने का ऑफर देंगे, लेकिन बदले में अक्साई चीन रख लेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। चीन जो है वो भारत के अंदर अपने मनचाहे जगह तक घुस गया। फिर अचानक उसने
21 नवंबर 1962 को वॉर रोक दी और उसने फिर यही किया कि अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया था उसने उससे पीछे हटने का ऐलान कर दिया और वो जो मैकमन लाइन थी वो उसके पीछे चला गया। लेकिन अक्साई चीन वाला जो एरिया है वो वहां से पीछे बिल्कुल नहीं हटा। वो जो 16 पॉइंट्स उसने दिए थे वो वहीं पर जाके रुका था। अब 1962 वॉर के बाद भारत को चीन का जो इरादा था वो एकदम साफ साफ दिखने लगा था। लेकिन 1963 में पाकिस्तान ने अपने कंट्रोल वाला जो कश्मीर था उसकी शक्सगाम घाटी चीन को गिफ्ट कर दी। हालांकि भारत ने इसका विरोध जताया था लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर पर विवाद थे वो छोटे मोटे होते ही रहे। भारत की 3488 किलोमीटर की चीन से सटी सीमा में सिक्किम की 220 किलोमीटर की सीमा है जहां दोनों देशों में क्लैरिटी है। अब भारत ने सिक्किम की सीमा को फेंस करने की सोची। सितंबर 1969 में भारत ने सिक्किम बॉर्डर पर फेंसिंग शुरू कर दी। अब चीन को जो है ये बात बुरी लग गई, उसने भी उसी इलाके में फेंसिंग शुरू कर दी। सिक्किम ने पहाड़ों से नेचुरल बाउंड्री बनी हुई है, लेकिन कुछ पास ऐसे भी हैं कि जैसे कि नाथुला, जेलेपला, चोला, जहां से कि चीन प्रवेश कर सकता है। अब भारत इन्हीं पास को सुरक्षित करना शुरू कर दिया था। 11 सितंबर 1967 को चीनी सैनिकों ने धोखे से फायरिंग शुरू कर दी। भारत के 88 सोल्जर्स शहीद हो गए। अब 1962 में भारत बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन अब भारत जानता था कि चीन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इस बार चीन को नाथुला पास पर भारत के 6 फीट लंबे जाट दिखाई दिए। 2 ग्रेनेडियर्स और राजपुताना राइफल्स ने मिलकर 340 चीनी सैनिकों को मार गिराया। चीन की फेंसिंग भी उड़ा दी। चीन को तुरंत पीछे हटना पड़ा। यह जो इंसिडेंट है 1962 के बदले की तरह इसे देखा गया था। अब चीन जो है वो सिक्किम वाले इलाके में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन वो भारत को बैकफुट में लाने के लिए कुछ भी कर सकता है और वहां पर समस्या खड़ी कर सकता है। क्यों? अब क्योंकि वहां पर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक भी कहते हैं। अगर इस चिकन नेक पर किसी ने कब्जा कर लिया तो वो भारत को उसके बाकी नॉर्थ ईस्ट हिस्से से अलग कर सकता है। 1993 से 1996 के बीच में भारत और चीन ने कई सारे शांति समझौते किए ताकि युद्ध जैसे हालात दोबारा न बने, क्योंकि पहले ही दोनों देशों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो चुका था। अब इसमें एक बड़ा फैसला हुआ कि दोनों देशों ने ये बात एक्सेप्ट की कि भारत और चीन की नज़र में बॉर्डर्स अलग अलग हैं, लेकिन फिलहाल जो भी इलाके हमारे कंट्रोल में हैं उन्हें हम मान ले कि यही एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है। इस अंडरस्टैंडिंग से अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक LAC खींच दी गई, जिसे दोनों देशों ने स्वीकार कर लिया। हालांकि अक्साई चीन वाले जो वेस्टर्न सेक्टर में मतभेद बने ही रहे, लेकिन दोनों देशों ने यह कहा कि जो भी होगा ना अब बातचीत से ही हल निकालेंगे। और दूसरी अहम बात ये तय हुई कि वहां पर कोई भी फायरिंग नहीं होगी, वहां पर कोई भी बमबारी नहीं होगी। LAC पर किसी भी तरह के भारी हथियार नहीं जुटाए जाएंगे। LAC पर ऐसा कोई भी कदम उठाया नहीं जाएगा जिससे कि युद्ध पैदा हो। इसीलिए आज भी अगर आप देखें तो भारत और चीन के बीच में जो झड़प होती है ना, उसमें बंदूकें नहीं चलती, बल्कि डंडे, कील वाले रॉड्स और हाथों से लड़ाई होती है। गलवान घाटी की झड़प में भी यही हुआ था, हाथापाई, डंडे, लेकिन गोलियां बिल्कुल भी नहीं चली थी। ये सब उसी समझौते की वजह से हुआ था। अब इस समझौते के बाद जो है LAC पर काफी समय तक शांति बनी रही, लेकिन चीन की नीयत तो हमेशा खराब ही रहती है। उसने नई रणनीति बनानी शुरू कर दी। अब युद्ध में कौन सा देश सबसे मजबूत होता है? जिसके बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम मजबूत होते हैं, जैसे कि रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गई, रेलवे लाइन हो गई। अब सेना, राशन और हथियार तो उसी रोड से ही सप्लाई होंगे ना। अगर आपके रोड्स अच्छे हैं तो जहां दुश्मन 100 भेज रहा है वहां आप 1000 सोल्जर्स भेज सकते हो। अब 1962 में वॉर के पहले चीन ने भी यही किया था, पहले रोड बनाई थी और फिर युद्ध कर दिया था। अब अगर कोई भी देश आमने सामने है और सामने वाला देश वॉर के लिए तैयार हो रहा है, यानी कि अगर देखा जाए तो सामने वाला देश रोड बना रहा है, एयरबेस बना रहा है, रेलवे लाइन अच्छी कर रहा है, तो वो युद्ध की तैयारी कर रहा है ना। अब चीन ने LAC के पास अपनी सड़कें और दूसरी सुविधाएं बनाना शुरू कर दिया था। अब उसी के साथ ही उसने एक और चालाक रणनीति अपनाई, जिसे कहा जाता है सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी। अब इसमें चीन एक साथ एक बड़ा इलाका नहीं हथियाता, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके जमीन पर कब्जा करता है, खास करके उन जगहों पर जहां भारत की सड़कें और सेना पहुंच ही नहीं सकती। अब उसे पता था कि भारत जो है उस समय आर्थिक रूप से कमजोर था
और जिस इलाके में ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था वो सिर्फ एक छोटे से टुकड़े के लिए जंग शुरू नहीं करेगा। और यही हुआ 2007 तक। चीन ने 130 से ज्यादा गुप्त घुसपैठ भारत की जमीन पे कर दी। जब भारत की खुफिया एजेंसी को इसकी जानकारी हुई तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। इसके बाद भारत में यह चर्चा शुरू हुई कि अब एलएसी के पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना जरूरी है। अब भारत कोई सड़क या फिर कोई पोस्ट बनाने की कोशिश करता तो कहीं ना कहीं से अड़ंगा लग ही जाता। अब भारत क्या है, लोकतांत्रिक देश है। अब चीन जैसा नहीं है ना कि एक ही पार्टी वाला सिस्टम हो तो चल जाए। अब भारत में काम करते करते कई सारे एनवायरमेंटल एनजीओज भी आ जाते हैं जो कि अपोज करते हैं। आप बोलेंगे कि ये चीज पर्यावरण को नुकसान कर रही है, आप बर्फीले इलाकों में रोड्स बना रहे हैं जो जिससे कि ग्लेशियर पिघल जाएंगे। अब ये जो केस है ये कोर्ट में चलता और मामला वहीं पर ठप, प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। अब हम लोग शायद ये समझ सकते हैं कि ये जो एनजीओज हैं इन्हें चाइना फंड कर रही है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर भारत कुछ बनाना शुरू करता तो चीन वापस अपनी आक्रामकता बढ़ा देता। इसी की वजह से एलएसी के दूसरे हिस्सों में तनातनी बढ़ जाती। अब भारत की सरकारें ये सोचती हैं कि अगर चीन के साथ या फिर कुछ भी कहीं पर युद्ध हो रहा है तो विपक्ष जो है वो हमारे ऊपर हमला कर देगा। इसी वजह से वो उस प्रोजेक्ट को टाल देते हैं या फिर धीमा कर देते हैं। और चीन जो है इसी मौके का पूरा फायदा उठा लेता है। सलामी स्लाइसिंग के जरिए उसने 26 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर कब्जा जमा लिया जहां पहले भारतीय सेना नियमित रूप से जाती थी। अब अगर ऐसा देखा जाए तो अक्साई चीन में एलएसी की कोई भी ऐसी सीधी रेखा नहीं है। भारत और चीन की दोनों की एक अपनी अपनी परसेप्शन लाइन है। उनके बीच का इलाका बफर जोन माना जाता है। यहाँ कुल मिलाकर 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स है, जैसे कि पेट्रोलिंग पॉइंट 1 से लेके पेट्रोलिंग पॉइंट 3 तक काराकोम पास है और पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जो है वो गलवान वैली। अब डरने वाली बात यह है कि इन 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो हैं वो भारत के हाथों से निकल गए हैं। अब जैसे देखा जाए तो पेट्रोलिंग पॉइंट 5 से लेकर पेट्रोलिंग पॉइंट 17 तक, फिर पेट्रोलिंग पॉइंट 24 से लेकर पेट्रोलिंग पॉइंट 32, 37, 42, 51 और 62 इन जगहों से भारतीय सेना को धीरे धीरे पीछे हटना पड़ा। अब अगर हम लोग चीन की चाल को समझे तो वो कभी भी ना सारी चीजें एक साथ नहीं करता है। पहले वो एक पॉइंट पर अपने पोस्ट बनाएगा, जब भारत उसका विरोध करेगा तो कूटनीतिक मीटिंग होगी, फिर उसके बाद जो फैसला आएगा उसके बाद वो होगा कि उस एरिया को बफर जोन बना देते हैं। मतलब जहां पहले भारतीय सेना आराम से गश्त करती थी बिना किसी दिक्कत के, अब वो वहां पर जा भी नहीं पाएगी। ये जो तरीका है ये चीन बहुत पहले से इस्तेमाल करता आ रहा है। अब काफी सालों से भारत ये कोशिश करता आ रहा है कि चीन के साथ बैठकर उसके जो नक्शे हैं उस पर एक सीमा बना ली जाए, लेकिन चीन इसे कभी भी नहीं होने देता, क्योंकि जितना ज्यादा बॉर्डर अनक्लियर रहेगा उतना ही ज्यादा फायदा उसके सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी को मिलेगा। चीन जो है जमीन पर एलएसी को धीरे धीरे अपने हिसाब से बदलता रहा है। साथ ही साथ उसने अब ना एलएसी के पास गांव बसाने भी शुरू कर दिए, जैसे कि पांगड़ा गांव, शियाओकांग गांव। ऐसे ही 100 से ज्यादा घरों वाला गांव चीन ने वहां पर बसा दिए, जहां आम नागरिकों को वो मुफ्त में वहां पर घर दे रहा था। अब इन गांवों को बसाने के पीछे दो मकसद है। पहला, एक तो वहां पर लोग बस जाएंगे जिससे कि जमीन पर दावा और भी मजबूत हो जाए, और दूसरा, इन गांवों के बहाने चीनी सेना जो है वो निगरानी भी कर सकती है। ये चीन की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, ताकि अगर कभी भारत इन इलाकों पर एक्शन भी लेना चाहे ना तो उसे सिविलियन मौजूदगी की वजह से वहां पर रोक दिया जाएगा। खास तौर पर जब दौलत बेग रोड चालू हुआ तब चीन ने बहुत ज्यादा तनाव बढ़ा लिया। चलिए अब हम बात करते हैं पेंगोंग झील की। झील के किनारे जो पहाड़ होते हैं उन्हें फिंगर्स कहा जाता है और वहां पर टोटल 8 फिंगर्स हैं। भारतीय सेना जो है वो 8 फिंगर्स तक बिना किसी रोक टोक के गश्त करती थी, लेकिन 5 मई 2020 के बाद सब कुछ बदल गया। अब भारतीय सेना जो है वो रोज की तरह गश्त करने निकली थी। जब वो फिंगर 4 तक पहुंची तो उन्होंने देखा कि चीन के जो सैनिक है उन्होंने वहां पर एक पक्की पोस्ट बना ली। अब ये सब तो एग्रीमेंट के खिलाफ था ना, तो भारतीय सेना ने उनका एकदम से विरोध किया। तो उन्होंने लाठी, पत्थर और वो स्पाइक्स वाले जो रॉड है उससे हमला करना शुरू कर दिया। अब दोनों ही तरफ से नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, दोनों ही सोल्जर्स जो हैं बहुत ज्यादा जख्मी हुए। बंदूकें नहीं चली क्योंकि वो रूल था। तनाव बढ़ने लगा, झड़पें फैली गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग प्लेन्स तक। दोनों ही देशों की मेजर जनरल लेवल मीटिंग हुई और 6 जून को हाई लेवल कमांडर मीटिंग बुलाई गई। भारत ने कहा कि चीन अपनी सेना पीछे हटाए और सारे निर्माण बंद कर दे। अब चीनी कमांडर ने उस मीटिंग में तो पीछे हटने की बात मान ली, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। अब सबको ये लगा कि मामला एकदम से सुलझ गया है, सब अच्छा हो गया है। तो फिर
15 जून 2020 की रात को कर्नल संतोष बाबू अपने टीम को लेकर गलवान गए। वो ये देखने गए थे कि चीन पीछे हटा है कि नहीं, लेकिन उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि चीन जो है न तो अपनी सेना को उसने पीछे रखा और ना ही वो जो स्ट्रक्चर बनाए थे उसे पीछे हटाया, बल्कि वहां का जो नदी का पानी था उसने रोक रखा था और स्पाइक लगे लोहे के रॉड लेकर तैयार बैठा था। जैसे ही भारतीय सैनिक ने उनका विरोध किया, चीनी सैनिकों ने भारत के जवानों पर हमला कर दिया। उस हमले में 20 जवान शहीद हो गए, जिसमें कर्नल बाबू भी थे। जवाब में भारत ने भी पलटवार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 चीनी सैनिक वहीं ढेर हो गए। कुछ आंकड़े इससे भी ज्यादा बताए जा रहे हैं। चीन को भारत से इस तरह की प्रतिक्रिया की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जब कोई कहता है ना कि हमारी 1 इंच जमीन भी नहीं गई, तो ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत एकदम सही वक्त का इंतजार कर रहा है। शायद इसी वजह से इतिहास में पहली बार डबल कीमत पर और रिकॉर्ड स्पीड से भारत एलएसी के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से खड़ा कर रहा है। अब यहाँ पर भारत की जो योजना है ना, वो बिल्कुल साफ है। चीन को चारों तरफ से घेरना, दबाव बनाना और फिर सही मौके पर अपनी जमीन ले लेना। और अगर इसमें थोड़ी सी भी जल्दबाजी हुई ना, तो ये बहुत ही भारी नुकसान पैदा कर सकता है। अब वहीं दूसरी तरफ चीन जो है ना, वो भारत को समुद्र की तरफ से भी घेर रहा है अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्लान के जरिए। वो पाकिस्तान को हथियार भी दे रहा है ताकि भारत को हमेशा बैकफुट पर रखा जा सके। जैसे ही भारत कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल करता है, चीन वही टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मुफ्त में दे देता है। अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं, उनका ये मानना है कि भारत और चीन में लड़ाई जरूर होगी, जिससे कि पूरे एशिया का चेहरा बदल सकता है। अब इसलिए ये भी जरूरी है कि भारत को अपना डिफेंस एकदम हाईटेक रखना होगा, जिससे कि पाकिस्तान और चाइना दोनों से एक साथ लड़ा जा सके। तो इसी के साथ ही मैं अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।